हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और उस जब आप 3 पार्ट को देखेंगे तो उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक से संबंधित कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। जिसमें अशोक में जो पार्ट 3 है मौर्य साम्राज्य का, उसमें आपको अशोक के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी और फिर अशोक की जो 14 वृहद शिलालेख हैं जिनमें अलग अलग बातें कही गई हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इन सब की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। चूँकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पूरे डिटेल के साथ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटें। तो थोड़ा इसके पार्ट भी जो हैं वो ज़्यादा पार्ट इसके आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पार्ट में ही सही, लेकिन हम लोग इसके मौर्य साम्राज्य से जो भी संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो हम लोग सारे के सारे देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अशोक के वृहद शिलालेख के आगे देखेंगे, जो 14 वृहद शिलालेख जो हम लोग देख चुके हैं, और फिर जो आपने देखा था कि अशोक के कुछ और शिलालेख हैं जिसमें लघु शिलालेख आते हैं, पृथक शिलालेख आते हैं। तो इन सब पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, फिर दीर्घ स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। तो ये सब अशोक के शिलालेखों के पार्ट हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो स्तंभ लेख है, और 14 जो वृहद शिलालेख हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में कि अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अशोक के लघु शिलालेख 2 हैं, यानी कि अशोक की जो लघु शिलालेख हैं फ्रेंड्स, उनकी संख्या बस 2 ही है, जिनमें निम्न बातें कही गई है। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरे शिलालेख में धर्म संबंधित सारांश दिए गए हैं। तो ये जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक ने एक में अपने व्यक्तिगत जीवन, यानी कि जो उनका जीवन था व्यक्तिगत, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, और दूसरे में जो उनका धर्म था उससे संबंधित जानकारी दी है कि उनके धर्म का मतलब क्या था, उनके धर्म का उद्देश्य क्या था, ये सब। अब अशोक के लघु शिलालेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं वो हम लोगों को देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। पहला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी जो सीहोर में है, ये सारे के सारे प्लेस कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, जो अहरौरा, मिर्ज़ापुर में पड़ता है, और राजस्थान में कौन कौन सा है? बैराट और भाबरू, जो जयपुर में पड़ता है, ठीक है। और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, गोवीमठ, मास्की, ये सब कुछ जगह के नाम है जहाँ अशोक के लघु शिलालेख जहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अब आप फिर से वही बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जैसे अशोक के 14 शिलालेख, लेकिन 14 शिलालेख में क्या था, वो 8 ही जगह से प्राप्त हुए थे, वैसे ही जो लघु शिलालेख हैं उनकी संख्या 2 है, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लघु शिलालेख में बस 2 बातें लिखवाई गई हैं। इसका अर्थ ये हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जब 2 ही हैं तो इतनी सारी जगह से क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेशी भी मिले हैं, येरागुडी, रजूल, मंडागिरी, आंध्र प्रदेश में जो जगह है वहाँ से मिले हैं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिहार से भी अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं, और वो क्या कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? तो वो सहसाराम, जो चंदनवीर की पहाड़ी है, वहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। कहाँ? बिहार में। अब अशोक के पृथक शिलालेख के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथक शिलालेख इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, ठीक है, तो एक शिलालेख में, 1 या 2 शिलालेख में क्या हुआ है आगे चल के कि उन्होंने कुछ अभिलेख संख्या जो है, जैसे कि जो 14 अभिलेख संख्या हैं, 14 अभिलेखों में से 11, 12 और 13 उत्कीर्ण नहीं करवा के कुछ अलग बातें वहाँ पे उन्होंने लिखवाई है, इसलिए इनको पृथक शिलालेख का नाम दिया गया है, यानी कि ये थोड़े अलग शिलालेख हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथक शिलालेख कितने हैं और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अशोक के पृथक शिलालेख को कलिंग का पृथक शिलालेख भी कहते हैं। ये जो अशोक का पृथक शिलालेख है फ्रेंड्स, उसको कलिंग का पृथक शिलालेख भी कहा गया है।
और ये पृथक शिलालेख जो हैं वो कहाँ कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं 2 स्थानों से ये मिले हैं। और वो 2 स्थान कौन कौन से हैं, धौली और जौगड़। इसमें क्या है, पृथक शिलालेख में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इन शिलालेखों पर अशोक के वृहद शिलालेख की लेख संख्या 11, 12 और 13 उत्कीर्ण नहीं है। यानी कि धौली और जौगड़ ये 2 ही हैं जो पृथक शिलालेख के अंदर आते हैं, क्योंकि जो 14 अभिलेख हैं, 14 अभिलेखों की जो संख्या है, यहाँ पे धौली और जौगड़ में 11, 12 और 13 यहाँ पे नहीं लिखवाया गया है। यहाँ पे क्या लिखवाया गया है, तो यहाँ पे अशोक ने सारे मनुष्य को अपने पुत्र के समान माना है तथा अशोक का ये कहना था कि 9 विजित प्रांतों का शासन भी अच्छे से चलना चाहिए और तथा जो भी जनजातियां हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि जनजातियों के साथ कुछ लोगों का जो बुरा व्यवहार था उनके खिलाफ भी अशोक ने उनके विरुद्ध जो है ये बातें कही हैं कि नहीं, जो जनजातियां हैं वो भी हमारी प्रजा है और उनकी भी अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए जैसे आम इंसानों के साथ होती है। और इसके अलावा जितने भी प्रांत हम लोग जो विजिट किए हैं, यानी कि जितने प्रांत पे हम लोगों ने विजय प्राप्त किए हैं, जितने राज्यों पे, वहाँ पे उन लोगों को दास की तरह नहीं, उन लोगों को क्या बहुत अच्छे से वहाँ का भी शासन अच्छे से चलना चाहिए, वहाँ के भी जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अशोक का कहना यह था कि जो भी मनुष्य हैं वो मेरी संतान की तरह हैं, ऐसा कहना था पृथक शिलालेख में अशोक का। अब हम लोग स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं फ्रेंड्स, आप रिकॉल कर ले एक बार। अभी तक हम लोग 14 जो वृहद शिलालेख हैं उनके बारे में, फिर लघु शिलालेख, फिर पृथक शिलालेख के बारे में देख चुके हैं। अब हमको क्या देखना है कि अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ठीक है, उनके बारे में देखना है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये 6 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे भी आपको वही बात देखने को मिल रही है कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है, यानी कि और प्राप्त कहाँ से हुए हैं, कितने जगहों से प्राप्त हुए हैं, तो 6 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यानी कि जहाँ पे भी स्तंभ लेख लिखवाए गए हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 7, उनकी संख्या जो है 7 है, जैसे कि एक स्तंभ पे 7 बातें लिखवाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, तो अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अशोक के स्तंभ लेख जो हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और बहुत ही VVI क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी कि आप ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्तंभ लेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये आप अच्छे से एकदम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले आपने जो भी वृहद शिलालेख देखे हैं, लघु शिलालेख देखे, उनमें क्या था, उसमें ये था कि उसमें खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, यूनानी लिपि सबका प्रयोग हुआ था। लेकिन इसके विपरीत अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं वो केवल और केवल बस ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। यहाँ पे स्तंभ लेखों में किसी और लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए VVI क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अशोक की प्रयाग स्तंभ लेख कौन कौन से हैं। अशोक के स्तंभ लेख प्राप्ति के स्थान कौन कौन से हैं और वहाँ पे क्या नाम दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला जो स्तंभ लेख है फ्रेंड्स वो है प्रयाग स्तंभ लेख, और यह पहले कौशाम्बी में था, और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि किस क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक ने भी एक स्तंभ लेख को उठाकर दिल्ली ले गया था। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, आपको अकबर फिरोज शाह तुगलक के नाम में हो सके तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखने की बस बात है कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने बाद में क्या किया कि इसे उठाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। इस स्तंभ लेख में क्या है, देखो, इस स्तंभ लेख को रानी का भी अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इस लेख में रानी कारुआकी तथा उसके पुत्र तीवर का भी नाम मिलता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जब मैंने कारुआकी के बारे में बताया था और तीवर जो बताया था कि ये कारुआकी और अशोक के पुत्र थे, तो मैंने आपको बताया था कि कारुआकी का नाम एक अभिलेख में भी हुआ है। जो कारुआकी का नाम का जो उल्लेख है वो एक अभिलेख में भी हुआ है और इसमें कारुआकी और उसके पुत्र तीवर की चर्चा की गई है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। तो और कोई नहीं, ये वही प्रयाग स्तंभ लेख है जिसको रानी का अभिलेख, और इसमें रानी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है। ठीक है। दूसरा है दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख। इसमें क्या है, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा, जो फिरोज शाह तुगलक थे फ्रेंड्स, उनके द्वारा टोपड़ा हरियाणा में से दिल्ली लाया गया था। ठीक है। टोपड़ा क्या है, टोपड़ा जो है वो हरियाणा में एक जगह है, वहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि अशोक के दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख को वहाँ से उठाकर दिल्ली लेके चला गया था। फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक वंश का शासक था और जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे तब वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का आपको नाम सुनने को मिलेगा। दिल्ली मेरठ क्या था, पहले मेरठ में स्थित था लेकिन बाद में यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा ही दिल्ली लाया गया। तो अशोक के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख और यहाँ पे दिल्ली टोपड़ा और दिल्ली मेरठ के द्वारा ये जो स्तंभ लेख हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक टोपड़ा से दिल्ली और एक मेरठ से दिल्ली लेके जाया गया था। अगला जो स्तंभ लेख है चौथा नंबर वो है रमपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। ये नाम बस आपको याद रखना है कि कार्लायल के द्वारा रमपुरवा स्तंभ लेख की खोज की गई थी। पांचवा लौरिया राज, ये चंपारण बिहार में है। और छठा जो है वो लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है तथा इस पर ये जो स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पे मोर का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं और इस अभिलेख में रानी कारुआकी तथा उनके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है। अशोक के दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख पर 7 लेख खुदे हुए हैं, बाकी बचे 5 स्तंभ लेख पर, ठीक है, अशोक के केवल 6 लेख ही खुदे हुए हैं। ये भी आपके लिए एक VVI पॉइंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अशोक का स्तंभ लेख है जिसपे अशोक के 7 लेख खुदे हुए हैं, बाकी पे 6 लेख खुदे हुए हैं। तो वो दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख है जिसपे 7 लेख खुदे हुए हैं, बाकी जो 5 जगह हैं उस पे केवल 6 स्तंभ लेख खुदे हुए हैं। तो ये थे अशोक के कुछ स्तंभ लेख। ठीक है। अब हम लोग अशोक के कुछ अन्य अभिलेखों के बारे में देखते हैं क्योंकि अशोक के इसके अलावा भी कुछ अभिलेख हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ अशोक के अन्य अभिलेख हैं और वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है बराबर गुफा अभिलेख। ठीक है। बराबर गुफा अभिलेख, इसमें क्या हुआ है, इसमें अशोक ने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद बराबर गुफा आजीविकों को दान दी थी, ऐसी सूचना इसमें दी गई है बराबर गुफा अभिलेख में। और ये पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। भाबरू अभिलेख, इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की थी और यह अभिलेख केवल पुरोहितों के लिए है, यानी कि जो पुरोहित होते हैं ये अभिलेख केवल उनके लिए है। और इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधीराज भी कहा है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है फ्रेंड्स कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बराबर की गुफा आजीविकों को अशोक ने दान में दी थी, इसकी सूचना कहाँ मिलती है या इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है। आपको बराबर गुफा अभिलेख, भाबरू अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर सही लगाना है। तो फिर आपको जब ये पॉइंट याद रहेगा कि इस अभिलेख में क्या बातें कही गई वो याद रहेगा, तभी आप जाके अपना आंसर सही से दे पाओगे। चलिए चौथा है निगाली सागर स्तंभ लेख। इसमें क्या है, इसमें अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र के दौरे के बारे में बताया है जहां अशोक के आदेश पर कनक मुनि के स्तूप को दोगुना कर दिया गया था। निगाली सागर स्तंभ लेख में 14वें वर्ष में इन्होंने इस क्षेत्र का, निगाली सागर जो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्र का इन्होंने दौरा किया था और यहाँ पे कनक मुनि के स्तूप को यहाँ पे दोगुना कर दिया गया था अशोक के आदेश पर। रूमनदेही स्तंभ लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आप रूमनदेही स्तंभ लेख देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में यहाँ आए थे। यह शाक्य मुनि की जन्मभूमि है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था। शाक्य मुनि कौन,
रुमेनदेय स्तंभ लेख। शाक्य मुनि से आप क्या समझ रहे हो? शाक्य मुनि और कोई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है, क्योंकि शाक्य मुनि का, भगवान बुद्ध का एक और नाम क्या था? शाक्य मुनि भी था। तो मैंने आपको ये पहले बताया था भी था जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अशोक जो है वो अपने शासन के 20वें वर्ष में आते हैं, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने अपने 12वें वर्ष में क्या किया था, 14वें वर्ष में क्या किया, 20वें वर्ष में क्या किया, ये सब भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के बारे में बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है और फिर अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। ये शाक्य मुनि की जन्मभूमि है। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि अशोक ने कुल भाग की राशि को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। भाग का मतलब फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया था कि जो कर था, जो 1/6 लगाया जाता था यहाँ पे, उसको घटा के 1/8 कर दिया था, और बलि को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा इस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और तथा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुमेनदेय स्तंभ लेख ही है। आपने जो लघु स्तंभ लेख की बात देखी है, तो लघु स्तंभ लेख में हम लोग रुमेनदेय स्तंभ लेख को ले सकते हैं, क्योंकि ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, रुमेनदेय स्तंभ लेख, ठीक है। निगाली सागर, रुमेनदेय तथा गिरनार अभिलेख में संयुक्त रूप से अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी राजा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या नाम दिया गया है, तो आपको आंख मूंद के आंसर देना है कि अशोक के अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी या फिर आपको पियदस्सी नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। जो आपका ऑप्शन रहे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। अशोक के कुछ स्तंभ लेख भी हैं, जैसे कि सारनाथ, ठीक है, लघु स्तंभ लेख है ये। सारनाथ जो है वो एक लघु स्तंभ लेख है। इस स्तंभ में 4 शीर्ष हैं, सिंह शीर्ष वाले स्तंभ भी हैं, और वो कहाँ है? सांची में है, रामपुरवा में है, इलाहाबाद स्तंभ, कुल्डुआ स्तंभ, ये सब सिंह शीर्ष वाले स्तंभ हैं। वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ जो है फ्रेंड्स वो रामपुरवा में है। गरुड़ शीर्ष वाला स्तंभ, शीर्ष का मतलब सिर, सर जो हमारा होता है वो वाला, गरुड़ शीर्ष वाला स्तंभ लौड़िया अरे राज में है। गज का ये संकास एक जगह है वहाँ पे है। और अशोक के स्तंभ जो हैं वो अशोक के स्तंभ एकास्मक हैं। एकास्मक का कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं, और इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। अब अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप क्या है? सांची का स्तूप जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, भरहुत का स्तूप जो सतना मध्य प्रदेश में है, और सारनाथ में स्थित एक धर्मराज का स्तूप है जिसका नाम बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये सब अशोक के द्वारा बनवाए गए कुछ स्तंभ हैं। अब अशोक के बाद मौर्य काल के कुछ अन्य शासक भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ, ये सब ये अशोक के बाद आते हैं, ठीक है। दशरथ जो थे इनमें सबसे फेमस जो हैं वो दशरथ हैं, जो सम्राट अशोक के पौत्र थे, यानी कि ये सम्राट अशोक के पोता थे। और गया बिहार में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी इन्होंने आजीविकों के निवास के लिए दान में दिया था, और यहाँ पे 3 गुफाओं का यहाँ पे इन्होंने निर्माण भी कराया था। और अशोक के भांति ही देवनाम प्रिय की इन्होंने उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ, और इसकी हत्या एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और इसके बाद नए शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे की गई। एक नया वंश स्थापित हुआ मगध में, और उस वंश का नाम था शुंग वंश, ठीक है। यहाँ पे मौर्य काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे कि मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था मोर, आम जनता की भाषा पाली थी, और मौर्य काल में उच्च शिक्षा का जो केंद्र था फ्रेंड्स वो था तक्षशिला। और कथावतु एक बुक थी, पुस्तक थी, जो मौर्य साम्राज्य में रचना की गई थी इस पुस्तक की, वो किसने किया था? मोगलीपुततिस्य ने किया था। और नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता मांगी थी, वो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से इन्होंने सहायता मांगी थी। और लेकिन इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का हमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा अब जो हमें पढ़ना है, अब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उनके अभिलेख, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ शासक थे जैसे कि दशरथ के बारे में, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनके बारे में बताया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो क्या पढ़ेंगे?
अब मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा था, या फिर अशोक के कौन कौन से अधिकारी थे जो उन्होंने नियुक्त किए थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि मौर्य प्रशासन पे 1-2 वीडियो आए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, महिलाओं की स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से जानना ज़रूरी है, तो वो सब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जहां हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि आज का जो हमारा प्रशासन है उससे मौर्य प्रशासन जो था वैसा ही था या फिर इससे अलग था। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।